हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रतीक एंड यू आर वाचिंग लर्न इजी। सो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हमने देखा था पिछले क्लास में कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंडीशन में या पोटेंशियल डिफरेंस में कि किसी भी सर्किट या कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होता है। अब चार्जेस फ्लो करेंगे उन कंडक्टर्स में तो कुछ टाइम लेंगे, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वही जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, अगर जो चार्जेस कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो करंट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इलेक्ट्रिक यहाँ पे आप लिख लो, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने बोला कि इट इज एक्सप्रेस्ड as amount of charge flowing through a particular area in unit time। यानी अगर वो किसी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया, मतलब उस कंडक्टर का जो भी एरिया है उसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, उसी को हमने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। तो हमने क्या बोला कि ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज ओवर टाइम पीरियड टी। ठीक, तो व्हाट इज आई? आई इज इलेक्ट्रिक करंट। आई को हमने डिनोट किया आई से, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिनोट किया आई से। ठीक, क्यू क्या है? क्यू इज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड टी इज टाइम, है ना। तो हमने क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज करंट। करंट को डिनोट किया हमने आई से, चार्ज को क्यू से, टी को, टाइम को टी से। ठीक, तो अब करंट की यूनिट क्या होगी? सो व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ करंट? ठीक, तो क्यू यानी चार्ज का क्या यूनिट होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। यानी हम यूनिट ऑफ आई निकालेंगे या जो भी बोलेंगे उसको बोलेंगे कूलाम पर सेकेंड। इसी कूलाम पर सेकेंड को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। एंड एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। क्या है? एम्पियर। एम्पियर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। एम्पियर को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। तो बेसिकली हमारा जो करंट है क्या है? इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और भी थोड़ा अच्छे से समझे, जब किसी मेटालिक कंडक्टर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, पोटेंशियल डिफरेंस उस मेटालिक कंडक्टर के दोनों एंड पे दिया, ठीक, तो वहाँ से जो फ्लो ऑफ चार्ज किया और जितना टाइम उसने लिया वही बेसिकली हमारा क्या है? करंट है। इट्स सो सिंपल। ठीक, करंट की हमने यूनिट भी देख ली। अब करंट है तो करंट को तो मेज़र भी हम करेंगे। अब जिससे हम करंट को मेज़र करते हैं उस डिवाइस को बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चों उसको? कॉल्ड एमीटर। ये एक डिवाइस होता है जिससे हम ये बताते हैं कि उस पर्टिकुलर कंडक्टर में या सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। याद रखना कि इसको किसी भी सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि एमीटर को किस में कनेक्ट किया जाता है, तो आप हमेशा याद रखोगे सीरीज में। क्यों? क्योंकि जो करंट है ना वो किसी पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, वो कुछ इस तरीके से जाता है ना, वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी दिया है तो वो आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये जो आपका एमीटर है वो यहीं कहीं पे आपका क्या होगा, जोड़ा जाएगा। ये है इस तरीके से, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, ये सीरीज में जोड़ा जाएगा ये जो करंट है। तो ये करंट इससे जब होके निकलेगी, इस एमीटर से होके निकलेगी, तो ये इस करंट की वैल्यू बता देगा कि ये कितना एम्पियर करंट इस सर्किट से फ्लो कर रहा है। और जो एमीटर होगा ना वो काफ़ी लो रेजिस्टेंस का होगा। जब इसकी रेजिस्टेंस लो होगी, रेजिस्टेंस क्या होता है कि मतलब जो करंट को जब करंट फ्लो करता है उसमें एक बाधा, ऑब्स्टेकल का काम करे, यानी करंट को रोके, ठीक। तो वही होता है बेसिकली हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बता दिया कि जो करंट के प्रवाह को यानी करंट के फ्लो को थोड़ा सा धीमा कर दे, रोके। तो इसलिए एमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो लो होना चाहिए, ताकि वो करंट की जो वैल्यू है, जो करंट निकल के आएगा इस सर्किट में, जो एक्चुअल करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट के वैल्यू को अफेक्ट ना कर सके, उसको प्रभावित ना कर सके। अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ये करंट की वैल्यू जो होगा गलत दिखाएगा। इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस जो होना चाहिए, अभी हम रेजिस्टेंस को ओम्स लॉ में समझेंगे कि रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। तो जो एमीटर का रेजिस्टेंस होना जो होगा एमीटर का, वो क्या होना चाहिए, लो एमीटर्स रेजिस्टेंस शुड बी लो, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए ताकि ये करंट के वैल्यू को अफेक्ट ना कर सके, प्रभावित ना कर सके, उसके वैल्यू में कोई चेंजेस ना कर सके, ठीक। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या होता है करंट। अब हम जानेंगे व्हाट इज ओम्स लॉ। अब हम क्या जानेंगे बच्चों, व्हाट इज ओम्स लॉ। ये जो ओम्स है एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इनका पूरा नाम था, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। पहले तो आप ये जान लो, पहले ओम्स है यहाँ पे लिख लेते हैं, ओम्स लॉ डिस्कस करें, पहले ओम्स लॉ टॉपिक लिखेंगे, ठीक। तो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिसका नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम। इनका नाम क्या था, सर जॉर्ज साइमन ओम। ये क्या किए, 1827 में एक लॉ दिए जिसका नाम है ओम्स लॉ, जिसका नाम पड़ा इन्हीं के नाम पे ओम्स लॉ। वो लॉ इन्होंने कब दिया, 1827 में। इन्होंने क्या बोला, चलिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि व्हेन, ब्लो मार्कर यूज करते हैं, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस across two ends of metallic wire, when potential difference across two ends of metallic wire is provided, is directly proportional to current flowing through it। तो सर जॉर्ज साइमन ओम जो थे, इन्होंने 1827 में एक लॉ दिया। उन्होंने उसमें बोला कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट एट सेम और कांस्टेंट
टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि इन्होंने एक कंडीशन भी यहाँ पे बता दी कि भैया जो हमारा मेटेलिक वायर होगा या जो भी कंडक्टर होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, सेम होगा, फिक्स होगा, ठीक है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तब उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम उस मेटेलिक वायर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने बोला कि वो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो करंट उस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, जो करंट है उस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स इन्होंने बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का, कब, एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, ठीक है ना, ये चीज़ दिमाग में रखना आप। उन्होंने क्या बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक। अब जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब हमने इसको इक्वल्स किया तो यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट मिला जिसे हम कहते हैं R। सो व्हाट इज R हियर? सो व्हाट इज R हियर? R is constant, R is constant known as resistance, known as resistance। इस R को हमने क्या बोला? रेजिस्टेंस। मतलब ये हमको एक कांस्टेंट के रूप में मिला जिसे हम रेजिस्टेंस बोलें। पहले इसको इरेज करते हैं अच्छे समझने के लिए, ठीक। तो सर ओम जो थे इन्होंने कहा कि भैया V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट मिला R। सो R इज नथिंग बट V ओवर I का जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है जो हमको मिला R, ये क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ये एक कांस्टेंट है, जो वैल्यू मिली हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिली, इसको हमने बोल दिया रेजिस्टेंस। इसको हमने क्या बोल दिया? रेजिस्टेंस। सर ओम जो थे क्या बोला उन्होंने कि जो किसी भी मेटालिक कंडक्टर या सर्किट में जब भी हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितना उसका पोटेंशियल होगा उतना, अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट की वैल्यू भी घटेगी। तो ओवरऑल V ओवर I जो वैल्यू मिली हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिली और उसको हमने जाना रेजिस्टेंस, उसको हमने जाना रेजिस्टेंस के रूप में। तो अब रेजिस्टेंस की यूनिट भी जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, इसको हम बेसिकली ओम से डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, होता है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस का क्या है? यूनिट है। SI यूनिट है। उन्होंने कब बोला? एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। कौन? जॉर्ज साइमन ओम ने अपने लॉ में ये चीज़ें बताई, ठीक। तो ये था ओम्स लॉ हमारा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो देखो जो कंडीशन हमारी बनी थी यहाँ पे वो क्या बनी? V अपॉन I इक्वल्स R, ठीक है। तो यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। इसका क्या मतलब हुआ? व्हेन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, करंट क्या होगा? करंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीजेस। करंट क्या होगा? डिक्रीजेस। इनवर्सली का मतलब यही तो होता है। अगर डायरेक्टली रहता तो भैया जितना डायरेक्टली के केस में क्या हुआ? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना हमने बढ़ाया करंट की वैल्यू भी उतनी बढ़ी। बट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस एंड इन रिलेशन विथ I, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस एंड I हम देख रहे हैं कि R जो है,
आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, ठीक है ना। व्हेन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस करंट डिक्रीजेस, इस केस में अब जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पे हमने, जैसा कि मान लो अगर मैं ऐसे कह दूँ आपसे इसको और अच्छे से समझाने के लिए कि अगर R को मान लो आप 2 ओम लेते हो तो I कितना हो जाएगा, 1/2 ओम हो जाएगा, अरे 1/2 एम्पियर हो जाएगा, है ना। और यहाँ से रख लो ना R, अगर यहाँ पे क्या है R इक्वल टू 1/I, अगर इस तरीके से आप देख रहे हो, ठीक है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, आप ऐसे देख रहे हो तो R की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है, 2 ओम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/I, I इधर चला गया तो I इज क्या हो गया 1/2 एम्पियर, ठीक है। तो इसका कोई वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या हो गया, आधा हो गया, सीधी सी बात है। तो हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस जब हम बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और जब करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये थे कुछ ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ कब ओबे करता है, जब कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक। तो इनका एक ग्राफ बना V और I के बीच में, V और I के बीच में। तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने यूज़ किया तो हमने देखा कि ये कुछ इस तरीके से ओबे कर रहा है, कब, एट सेम टेम्परेचर, कब, एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। ये इस तरीके से फॉलो कर रहा है VI ग्राफ को, ठीक है, कि मतलब जितना भी वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हो हर पॉइंट पे उतना करंट बढ़ता चला जा रहा है। मान लो यहाँ पे 2 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे 1 एम्पियर है, ठीक है, यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 2 एम्पियर है, ठीक है ना, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, इसी तरीके से यहाँ पे चलता चला जा रहा है, और ये VI का रिलेशन है, आप ग्राफ में देख सकते हो। तो जो ओम्स लॉ का ये जो ग्राफ बना V और I के बीच में कुछ इस तरीके से बना, ठीक। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।